हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कैसे उसको यूज करना है। नाउ we will try to find the velocity of a projectile at a certain height. The projectile has been launched with speed u. आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमने तो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है, और मैक्सिमम हाइट के लिए v को 0 कर देंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। आई एग्री। बट बेटा ये भी तो ध्यान रखो, ये सब करते वक्त आपका जी हम क्या एज्यूम करके चलते थे कि जी हमारा कांस्टेंट होगा। अभी यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो ठीक ठाक है, 10 20 50 मीटर की बात नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। यानी कि जी आपका जब कांस्टेंट रहा ही नहीं तो ये आप यूज कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर ले रहे हैं, अर्थ का मास एम, ये अर्थ की सरफेस से आपने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, एच हाइट जाने पर ये बी पॉइंट पर पहुंच गया, एम मास के पार्टिकल की स्पीड हो जाती है मान लीजिए वी। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि पूरे मोशन के दौरान इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर रहेगा। सिंपली इसमें अपने नंबर्स लिखेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था जी m1 m2 अपॉन r माइनस साइन के साथ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है तो डिस्टेंस हम कहां से ले लेंगे, डिस्टेंस हम ले लेंगे सेंटर ऑफ द स्फीयर से। इसको थोड़ा बहुत बस अब कट पीट करनी है। एम 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 सब में कॉमन था, 2 उठा के यहाँ ले गए तो वी स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो कुल मिला के आपके पास आ गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gmh अपॉन आर स्क्वायर अपॉन इतना। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर्स में, gm अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा v का एक्सप्रेशन बन गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। दिस इज वन एक्सप्रेशन। और अगर हम v को 0 पुट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, h मैक्सिमम। थोड़ा सा आप इसको रीअरेंज करेंगे तो h मैक्स हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर r अपॉन 2gr माइनस यू स्क्वायर। और आप देखोगे अगर इस फॉर्मूले में h बहुत छोटा हो, यानी h अपॉन आर 0 को टेंड करे, h अपॉन आर 0 को टेंड करे, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला। और इस एक्सप्रेशन में अगर यू स्क्वायर आपका 10 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड होगा तो भी कितना होगा 2500। ये r अकेला ही कितना है 6400 किलोमीटर, यानी 1 2 3, दिस इज 64 लैक्स। तो अगर यू स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन 2gr, उस केस में आपका एच मैक्स आपका पुराना वाला यू स्क्वायर अपॉन 2g बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं आप, ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए चाहे। और यहाँ पर अब हम एक चीज और देखेंगे कि अगर ये आप अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, और ये m मास है और ये m मास का पार्टिकल लेकर आप ऊपर जाते हैं, तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई थी, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये अर्थ का रेडियस आर है या आर ई लिख लीजिए। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी हो गई, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। नाउ व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम निकाल के देख लेते हैं। तो हमारा जो डेल्टा यू आएगा वो आएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल इज माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर, और ये हमारा जी एम एम कॉमन, और ये आ जाता है 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। आप देखोगे एक तरह से यही एक्सप्रेशन आ रहा है लगभग लगभग हमारा। तो ये हमारा हो जाता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है कितना एच। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, छोटा जी, तो ये हो जाता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। नाउ इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसको। सो डेल्टा यू इज एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉर्मली हम क्या करते थे आज से पहले, अगर हमसे कोई पूछता था एच हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम बोल देते थे mgh। एक्चुअली तब होता था जब m हमारा आर से बहुत कम होता था, यानी जैसे h 10 मीटर से लेके 100 मीटर की रेंज में होता था, तो हम ये काम कर लेते थे। लेकिन अब हमसे कोई पूछता है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कह लीजिए सिस्टम,
of mass m and earth at a height equal to radius of earth, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ मास m एंड अर्थ एट अ हाइट h। तो यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चलते हैं बेटा कि इस कॉन्फ़िगरेशन पे यानी कि सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर हम कितनी लेके चल लेते हैं, 0, ठीक है ना। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन देखना होता है कि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज आपको समझनी होती है, तो ये आप नॉर्मली mgr नहीं करोगे, आपका कितना हो जाएगा mgr अपॉन 1 प्लस r अपॉन r यानी कि mgr/2। तो इस तरह से ये h को वेरी करके कभी ये r/2 करेगा, कभी 2r करेगा, कभी 3r करेगा। तो इस तरह से h को वेरी करके अलग अलग बार आपसे पूछेगा कि अर्थ और जो आपका मास है गिवन उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हाइट पर कितनी होगी। यू हैव टू यूज द फॉर्मूला mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। ठीक, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एस्केप स्पीड। अब एस्केप स्पीड क्या है, आप किसी पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ठीक है ना। नॉर्मली ये पॉइंट क्या होगा, अर्थ की सरफेस, प्लेनेट की सरफेस, और हमारा प्लेनेट अर्थ है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अर्थ होगा। बट जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो कोई भी जनरल पॉइंट भी हो सकता है। अब इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिए कि ये कभी वापस ही ना आए, ठीक है, मतलब ये जाए तो सही लेकिन लौट के कभी भी अर्थ की सरफेस से वापस ना आए, मतलब कहाँ पहुंच जाए, इन्फिनिटी पर, और ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड कम होगी, यानी किसी तरीके से गिरते पड़ते बसे इन्फिनिटी तक, मरते मरते 0 स्पीड से पहुंच जाए। फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे। इनिशियल आपका ए पॉइंट सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे आपका जो दूरी है वो r e हो जाएगी, डेट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपका के ए प्लस यू ए बराबर के बी प्लस यू बी, हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। इन्फिनिटी पे धीरे से पहुंचा है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी पहले हमने इन्फिनिटी पे रेफरेंस 0 का ले रखा है। इसको सॉल्व किया, वी आ गया √2gm अपॉन आर ई। अब देखिए इसी को आप क्या कर सकते हो, आर ई से मल्टीप्लाई, आर ई से डिवाइड, और जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटा जी, तो ये हो जाएगा √2g आर ई भी। फिर वही चीज जो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एस्केप स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगी r पे या डायरेक्टली करेगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है ना। अगर m, देखिए जी तो हमेशा कांस्टेंट है, अगर प्लेनेट का मास कांस्टेंट है तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अगर आप स्मॉल जी को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो एस्केप स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और ये तो एक पैरामीटर है मास और रेडियस का। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्या बताया था, आपके पास किसी भी प्लेनेट के 3 पैरामीटर्स होते हैं, मास, डेंसिटी और रेडियस, याद है ना, मास, डेंसिटी और रेडियस। ये कॉम्बिनेशन मास और रेडियस का था। आप एक कॉम्बिनेशन रेडियस और डेंसिटी का और एक कॉम्बिनेशन किसका ले सकते हो, मास और डेंसिटी का, और एक कॉम्बिनेशन किसका हो गया, मास और रेडियस का। तो कुल मिला के एस्केप वेलोसिटी के जीएम अपॉन आर के अलावा भी 2 कॉम्बिनेशन और हैं, ये मास और रेडियस पर है। हम रेडियस और डेंसिटी वाला और मास और डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। साथ में हमने स्मॉल जी के टर्म पे भी निकाल के रख लिया है ये चीज। तो अब एक एक करके हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशंस इन विच वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एस्केप स्पीड, और वही डिफरेंट सिचुएशन बेसिकली हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस का काम करने वाली है, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नाउ एस्केप स्पीड के 2 वेरिएशन क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक तो एस्केप स्पीड आपसे पूछ सकता है अर्थ की सरफेस से ना जाके किसी h हाइट से, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है, आपको बस बार बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिस पॉइंट से फेंका गया है वहां की मैकेनिकल एनर्जी को आपको 0 करा देना है, क्योंकि लास्ट में ऊपर जाके 0 + 0 होनी है। तो यहाँ से h हाइट हो गई, फिर से वही इनिशियल के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। आपने यू इनिशियल को इस बार r की जगह नीचे आर ई प्लस एच हो गया, और आपका बी एस्केप आ गया 2gm अपॉन आर ई प्लस एच। सेकेंड वेरिएशन जो बेटा तैयार होगा वो होगा एस्केप स्पीड फ्रॉम द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 2 प्लैनेट्स, ठीक है ना। तो 2 प्लैनेट के बीच में एक तीसरा कोई मास है, इसको आपको एस्केप कराना है। तो यहाँ पे आपका ये ध्यान देना पड़ेगा कि 3 मासेस हैं, तो पेयर कितने बनेंगे, एक जोड़ा, दूसरा इसका जोड़ा और तीसरा इसका जोड़ा। आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ए, बी और सी हैं और मेरे को इनके जोड़े बनाने हैं, पेयर, तो ए बी, ए सी और बी सी आपके 3 इंडिपेंडेंट पेयर्स बन जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आप लिखेंगे, तो सिस्टम में एक इसकी हो गई gm1 m2 अपॉन r1 प्लस r2, फिर इसकी हो गई gm1 m अपॉन r1, और एक इसकी हो गई gm2 अपॉन r2, प्लस यहाँ से जिसको काइनेटिक एनर्जी दी इन्फिनिटी पर पहुंच गया, इन्फिनिटी पे ये तो यहीं रहे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वही रहे,
m1 और m जो इन्फिनिटी पे पहुंच गया उसकी कितनी हो गई बेटा 0, m2 और जो m इन्फिनिटी पे पहुंच गया उसकी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी 0। तो कुल मिला के एस्केप स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया √2g ब्रैकेट में m1/r1 + m2r2। इसको आप एज सच याद करना तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज अगर एग्जाम में आता है तो आप ऑन द स्पॉट इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं बेटा फटाफट। पहला, आप किसी भी जगह पे खड़े होके किसी भी एंगल पे किसी बॉडी को फेंकिए तो एस्केप स्पीड के एक्सप्रेशन में थीटा आया ही नहीं था, मतलब द एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर है, अर्थ कैसे घूमती है मालूम है? अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अभी क्या है कि आप वेस्ट टू ईस्ट घूमोगे तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी आपको नेट स्पीड चाहिए 11.2, आप अपनी तरफ से 11 का लगा देंगे तो हो सकता है 0.2 का इफेक्ट किससे मिल जाए? अर्थ का। ठीक है, तो यही रीजन है कि ज्यादातर जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही लॉन्च किए जाते हैं। सेकंड, एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, आपके फॉर्मूले में मास ऑफ द प्लेनेट आया है और रेडियस ऑफ द प्लेनेट आया है, उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया जिसको फेंका गया है। दैट मीन्स आपको चूहा फेंकना आप चाहते हैं वापस ना आए तो भी वही स्पीड लगेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर आप उठा के हाथी फेंक रहे हैं तब भी आपकी स्पीड सेम लगेगी। तीसरा, किसी भी प्लेनेट पे हो सकता है कुछ गैसेज हो, उनका कुछ टेम्परेचर होगा तो उसके हिसाब से उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी VRMS। तो अगर उनकी RMS स्पीड √3kT/m अगर ये एस्केप स्पीड से ज्यादा है तो क्या होगा कि उस प्लेनेट पर वो जो गैसेज हैं वहां से भाग जाएंगी और उस प्लेनेट पे आपको कभी भी एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। सो कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज जो RMS स्पीड है उससे एस्केप स्पीड से कम होना चाहिए। लास्टली इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, V = √gm/re। अगर ये हम इमेजिन करें कि किसी प्लैनेट का या कोई स्टार है उसका रेडियस कम होता जा रहा है और मास बढ़ता जा रहा है, या मतलब रिलेटिवली न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, ठीक है ना, कैसे भी आप समझिए, तो वी का एक्सप्रेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा। सपोज करिए एक टाइम ऐसा आया कि एस्केप स्पीड की वैल्यू किसके बराबर हो गई? लाइट के बराबर। अब इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसे स्टार या प्लेनेट पे पहुंच गए और आपने मारी टॉर्च, तो जब आपने टॉर्च मारी तो लाइट कितनी स्पीड से जा रही थी? c से, लेकिन इस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड की वेलोसिटी उससे भी ज्यादा हो चुकी है, जो एस्केप स्पीड की वैल्यू है उससे भी ज्यादा है, तो लाइट भी क्या होगी? उस प्लेनेट को नहीं छोड़ पाएगी और वापस अंदर की ओर खींच के आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि वो प्लेनेट क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल बनने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि एस्केप स्पीड जो आपकी है वो लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाए, इसको यानी √2gm/re बराबर इतना या इससे बड़ा या बराबर, और यहां से इसको रीअरेंज कर लेंगे तो रेडियस ऑफ द स्टार और प्लेनेट शुड बी लेस देन 2gm/c²। हम चेक करते हैं इसको थोड़ा सा कि अगर हम ये कहें कि भैया अर्थ को बनाना है ब्लैक होल तो क्या करेंगे? हमने कहा ऐसा है सर, हरकुलस को बुलाएंगे या थोर टाइप के लोगों को जो सुपर हीरोज हैं उनको बुलाएंगे, उनको बोलेंगे धरती को पिचकाओ, और पिचका के धरती को कितना कर दो? धरती को कर दो कम से कम 2, जी की वैल्यू ले रहे हैं 6, ठीक है ना, -11, और अर्थ का मास ले रहे हैं 6 × 10⁻24 kg, और नीचे से c² हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ का स्क्वायर है 9 × 10⁻16। तो देखो 6, 6, 36, 72, 8, और यहाँ से 16, 27, 23 -23, ये लगभग आ गया कितना? 8 mm, ठीक है ना। तो आप 10 मिलीमीटर कह लो, 1 सेंटीमीटर कह लो, जो भी, तो इसका मतलब अभी अर्थ कितनी है? 6400 किलोमीटर्स की। उसको पिचका के हर तरफ से दबा के आपको कितना कर देना है? नाखून के बराबर। तो अर्थ क्या बन जाएगी? ब्लैक होल। इट्स सो इजी, है ना। लेकिन अब आप ये सोचो कि जब अर्थ बन जाएगी नाखून बराबर तो मैं कहाँ जाऊंगा? मतलब अगर मैंने पिचकाया था अर्थ को बाहर से कि अंदर से, ओ चलो छोड़ो इस सबको, ठीक है ना। इसीलिए कुछ क्वेश्चंस थ्योरी में अच्छे लगते हैं कि आप बस थ्योरेटिकली देख लीजिए कि हाँ भाई हमने अर्थ को पिचका के कितना कर दिया? 8 mm का कर दिया, तो हमारी अर्थ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ब्लैक होल में, ठीक है ना बेटा। एस्केप स्पीड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एस्केप स्पीड से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ एस्केप स्पीड, और यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, आपको कंपेयर कराता है दो प्लैनेट को, समटाइम्स कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, समटाइम्स दैट इज इन टर्म ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी। सो हम लोग तीनों एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, जैसे हमने स्मॉल जी के केस में देखा था 3 एक्सप्रेशंस, वैसे ही हम लोग एस्केप स्पीड के भी तीनों एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। Now, this is the most common expression for escape speed, √2gm/re, और इसी को आप ये भी लिखा था 2g/r। दो एक्सप्रेशन हम और बना सकते हैं। देखो बेटा, मास की जगह हम क्या कर लें? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे आर ई को बाहर ले लें तो एस्केप स्पीड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आर ई अंडर रूट टी। इसी तरह से यहाँ से आप रेडियस की जगह क्या चेंज कर लेंगे कैसे कर लेंगे इसको देखिए, आप डेंसिटी क्या लिखते हो, मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आर आप क्या लिख सकते हो, ये 3 ऊपर चला गया, 3m अपॉन 4 पाई रो और ये क्यूब था तो 1/3। तो यहाँ से आपने चेंज कर लिया तो यार देखो अब आपको क्या करना है, फाइनल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, एस्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m अपॉन आर ई। जब क्वेश्चन आएगा दो प्लेनेट का मास और रेडियस का रेशियो देगा ये यूज करो। जब आपको दो प्लेनेट के रेडियस और डेंसिटी का रेशियो दे आप इसको यूज करो। जब आपको दो प्लेनेट के डेंसिटी और मास का रेशियो दे इसको यूज करो। और जब आपको दो प्लेनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस का रेशियो दे आप इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। तो 4 एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे सर क्या हम चारों याद रखें, तो देखो बेटा ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक को याद करके ऑन द स्पॉट बाकी के फटाफट निकाल सकते हो तो अच्छी बात, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप चारों याद रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आपका 20 से 30 सेकेंड बच जाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब अपना इसी को आगे बढ़ाते हैं और सैटेलाइट्स पर आते हैं कि सैटेलाइट की क्या थ्योरी है और क्या उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ वी कम टू सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है, एनी बॉडी which is revolving around a much heavier body, you can call it a satellite। जैसे मून is a natural satellite of earth, अर्थ सन की ओर रिवॉल्व कर रही है तो you can call earth as a satellite of sun। सैटेलाइट नेचुरल जैसे मून हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्योंकि उन्हें आप लॉन्च करोगे तो अर्थ की सरफेस से आप बनाकर फेंकोगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आप किसी हाइट तक जाएंगे। हाइट तक क्यों जाएंगे, यहाँ से फेंकेंगे तो कम से कम जो हमारे अर्थ पे बिल्डिंग्स हैं, जो हिल्स हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उनसे ऊंचा आपको कम से कम हाइट लेनी पड़ेगी, वरना वहीं से टकरा के ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक सर्टेन हाइट तक गए और यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंकना शुरू किया। तो शुरू में तो पैराबोलिक पाथ बनाती हुई वापस अर्थ पे आएगी, बट एक जब आप स्पीड बढ़ाते चलेंगे तो एक स्पीड पर क्या होगा, वो धरती का चक्कर काटने लगेगी। हालांकि इस पर भी ये कंटिन्यूस फ्री फॉल की स्टेट में है। देखिए अगर ग्रेविटी नहीं होती तो यहाँ चली जाती, इतनी देर में ये यहाँ से एक्चुअली इतना नीचे गिर गई, यहाँ से इसको ऐसे जाना था, फिर आप देखिए ये हमेशा अपने पाथ से, सो दिस इज इन द कंटिन्यूस स्टेट ऑफ, ध्यान रखिएगा सैटेलाइट इज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल। सैटेलाइट इज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, कंटिन्यूस मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, इज इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है। और दूसरी चीज किसी भी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट पे स्टैब्लिश करने के लिए आपको 2 एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको रॉकेट ले जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको स्पीड या काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी उसके ऑर्बिट तक ले जाने में, यानी कि हाइट तक ले जाने में, और उसके बाद यहाँ से उसको एक थ्रस्ट, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो गोल गोल सर्किल में घूमे। ठीक है ना बेटा। अब हम ये देखते हैं कि कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि हमारा चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो आपका एक स्मॉल है मास का सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, अर्थ का मास इज m। तो हमको क्या करना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना है। तो सिंपली वी विल राइट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज g, दिस इज द इक्वेशन, gmm अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू m v नॉट स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दिस इज re, रेडियस ऑफ अर्थ, and the satellite is at a height h. So orbital speed can be written as gm upon r or gm upon re plus h under root। अगर सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के पास है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, re 6400 किलोमीटर, तो 100 to 100 किलोमीटर तक आप re plus h को मोर और लेस re लिख लीजिए, तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी अंडर रूट gm अपॉन re, या इसको आप लिख सकते हैं gre। ये अप्रोक्सीमेटली आपकी आ जाती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। खास चीज ये है लगभग देखिए सारा एक्सप्रेशन एस्केप स्पीड की ही तरह है, बस एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पे 2 लगा था। ठीक है ना, बाकी सारा कुछ एक्सप्रेशन सेम है। तो यहाँ पर भी द ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस। ठीक है। यहाँ पर
अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कम से कम 2500 बार पूछा हुआ सवाल होगा पिछले 30 साल में, आप देखोगे तो हर एग्जाम में आता है। अर्थ की सरफेस से आप एस डिस्टेंस पर हैं, तो हमने आपको बताया था किसी भी एच हाइट से एस्केप स्पीड, आप इस टोटल को अगर स्मॉल आर लिख लेते हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है, जो रेडियस है इसका, इस ऑर्बिट का, एस्केप स्पीड हो जाएगी √2gm/r, और ऑर्बिटल स्पीड हमने कितनी निकाली, √gm/r। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो एस्केप स्पीड आ रही है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। दैट मीन्स किसी भी घूमते हुए सैटेलाइट की स्पीड को अगर आप √2 टाइम्स कर देंगे तो वहां से इंफिनिटी के लिए एस्केप हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड देयर प्लैनेट टू एस्केप इट फ्रॉम द, क्या कहेंगे, रीजन ऑफ दिस प्लैनेट, इट्स स्पीड शुड बी इंक्रीज बाई हाउ मच %। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है वी ऑर्बिटल को क्या करना है, √2 यानी कि 1.414, तो चेंज कितने का हुआ, 0.414 का फ्रैक्शनल चेंज 0.414 v0/v0, उसको परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडी है, दैट इज 41.4%। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट घूम रहा है, एक तो ये अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरा मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ये आपका आ जाएगा Gmm/2r। पोटेंशियल एनर्जी सीधा फॉर्मूले से अभी हमने निकाल रखा है, -Gmm/r। टोटल निकलने के लिए एनर्जी k + u, दैट इज -Gmm/2r। खास चीज क्या है, k, u और e का रेशियो कितना आया, 1:-2:-1। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 1/r में होंगी, और इनका जो रेशियो होगा बेटा ये फिक्स होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि घूमते हुए सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है 200 मेगाजूल, बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको डबल करके माइनस कर देना है। अगर 200 मेगाजूल काइनेटिक एनर्जी है तो -400 मेगाजूल विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको किसी ने पूछा कि घूमते हुए सैटेलाइट की टोटल एनर्जी है -400 जूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस हटा के आपको उतना ही बोल देना है, यानी कि +400 जूल। और एग्जैक्टली यही चीज ऑलरेडी आपने जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपने हाइड्रोजन एटम में भी देखी है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन आया, घूमने लगा था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि 1/r² को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका सेम रेशियो आता है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती थी, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका भी रेशियो आपको कितना मिलता था, 1:-2:-1। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको मिलेगा, k, u और e का रेशियो इज फिक्स, 1:-2:-1। नाउ नेक्स्ट इज योर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू फ्री इट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ अर्थ। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था केमिस्ट्री में। अब देखो, तो घूमते हुए सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है, -Gmm/2r। तो यही एनर्जी जो डेफिसिट है इसको अगर आप बाहर से पूरा कर लेंगे तो इसकी नेगेटिविटी खत्म, और ये 0 पे इसको आपको पहुंचाना है। तो ये जो डेफिसिट है इसको आप पूरा कर दीजिए, तो यहाँ से इन्फिनिटी पे चली जाएगी। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज Gmm/2r इज द बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। अभी हमने जो देखा था कि k, u और e का जो रेशियो था वो कितना था, 1:-2:-1, ये आपको बताया था। अब इसी चीज को डायरेक्ट ना पूछ के ऐसे ग्राफ देके पूछेगा, आपसे पूछेगा इसमें से भरिए कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी टोटल एनर्जी है और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखिए, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल तो नेगेटिव होने हैं, तो एक चीज तो क्लियर हो गई, जो ऊपर है वो तो k ही होगा, तो इस पर तो आप क्या डाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में दोनों हमेशा सेम रहना है, कौन, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो ये आपको दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल है, और u नेगेटिव है, उससे भी ज्यादा है, तो दिस पोर्शन विल बी u। तो इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये अगर आएगा तो मुश्किल से 10 या 12 सेकंड आपको लगेगा गोला भरने में, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, आपका ना टाइम लगेगा ना कुछ, सीधे आपको आंसर मालूम है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। तो भाई आपने अर्थ की सरफेस से फेंका, किसी भी ऑर्बिट पे आ गया, यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल -Gmm/2r, स्मॉल r को आप लिख सकते हैं r+h। ग्राउंड पे कितनी थी, -Gmm/r। ये जो डिफरेंस है ये आपको पूरा कराना है, डिफरेंस निकाल दिया हमने, e फाइनल माइनस e इनिशियल करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, ये सिर्फ प्लेन मैथमेटिक्स है, इतना आ गया। ठीक है ना,
अब यहाँ से क्या होगा बेटा, हो सकता है आपको सारा डेटा दे दे, ठीक है ना, या आपको सीधे बोल दे कि इनिशियल इतना है, ई फाइनल इतना है, ये आपने नंबर में निकाल दिया, सपोज ये आपको आ गया 400 मेगा जूल, ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, जो फ्यूल यूज किया रॉकेट में उसकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू दे देगा, इतना जूल पर केजी, कि ये 100 जूल पर ग्राम रिलीज कर रहा है एनर्जी। आपसे पूछेगा कितना फ्यूल लगेगा, तो आपको क्या करना है भाई, 1 kg से इतनी एनर्जी, तो टोटल मास कर लीजिए, m डैश इंटू के बराबर डेल्टा ई कर लेंगे, m डैश बराबर डेल्टा ई अपॉन के कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना फ्यूल का रिक्वायरमेंट हमको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। भाई कोई सैटेलाइट घूम रहा है किसी भी रेडियस में, तो उसका जो चक्कर कटेगा, यहाँ पे बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम। सपोज ये सैटेलाइट है, दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, so this is the radius, so time period will be circumference 2 pi r upon orbital speed, orbital speed is gm upon r, r ऊपर ले गए तो ये हो गया 2 pi अंडर रूट r क्यूब अपॉन gm, स्क्वायर कर लिया, t स्क्वायर बराबर इतना r क्यूब। केप्लर्स लॉ में भी हमने देखा था, दिस इज बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ केप्लर्स, दैट इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब यहाँ से 2 पाई को आप r प्लस एच क्यूब लिख सकते हैं अपॉन जी एम। अगर अर्थ की सरफेस के पास सैटेलाइट घूम रहा है तो r प्लस एच को आप r लिख लोगे और जी एम को जी आर स्क्वायर करके हम 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी ले आएंगे। और ये हमने कब देखा था, जब हम अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट देख रहे थे, वहां पे भी मैंने आपको बताया था 2 पाई r अपॉन जी, ये हमको बार बार काम पड़ेगा बेटा। एक सवाल तब बनेगा जब इक्वेटर पे खड़ा एक आदमी, तो अर्थ की स्पीड कितनी हो जाए या अर्थ का टाइम पीरियड कितना हो जाए कि ये आदमी को वेटलेसनेस फील हो, तो भी आंसर इतना आया था। दूसरा, अर्थ की सरफेस के पास घूमते हुए जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा वो भी लगभग इतना ही आएगा, 85 मिनट्स। यहाँ से अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जीएसएस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। अब देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, आपके पास ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ घूम रही है। अब आपको क्या होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस पे खड़े आदमी को एक चीज हमेशा स्टैटिक नजर आनी चाहिए। अब आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ वो कब कब होगी, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे साथ तब तक होगा जब एक तो हम अर्थ के साथ घूमें, यानी कि कैसे घूमें, वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से हम घूमें, यानी टाइम पीरियड सेम हो। तो टाइम पीरियड कितना हो, 24 आवर। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अर्थ घूम रही है ऐसे, अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन पे घूमूंगा तो हमेशा चीज मुझे अपने सामने दिखेगी, लेकिन अगर अर्थ ऐसे घूम रही है और प्लेनेट ऐसे घूम रहा है तो मुझे पता चल जाएगा, देखो कभी ये दूर कभी ये पास जाएगा, ये ऐसे, समझ रहे हो। फिर से देखो, अगर आपका ये चीज ऐसे करके घूम रही है, ये अर्थ है, आप मेरी जो मुट्ठी है इसको आप क्या समझो, इसको आप अर्थ समझो, ठीक है ना। और प्लेनेट आपका ऐसे घूम रहा है, तो प्लेनेट जब ऐसे घूमेगा तो आपकी अर्थ ऐसे घूमेगी, कभी आप इसके पास आ जाओगे कभी आप इसके दूर चले जाओगे, तो आपको सेम जगह दिखेगी नहीं। दूसरी चीज, जब ये ऐसे आएगी और ये वाला जो आदमी इधर वाला है ये पीछे आ जाएगा, इसको तो दिखेगा ही नहीं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए तो क्या होना चाहिए, हमेशा दोनों चीजें एक के ऊपर एक नजर आनी चाहिए, यानी कि ऑर्बिटल प्लेन शुड बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनने के लिए प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन होना चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स, और सेंस ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ घूम रही है। अब रहा सवाल ये कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द हाइट वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, टी स्क्वायर इज इतना, थोड़ा सा बस रीअरेंज किया, आर प्लस एच क्यूब इज जी एम टी स्क्वायर अपॉन इतना, आर प्लस एच इज 1 बाई, लिख दिया यहाँ पे गलती से, दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, ठीक है बेटा। अब देखो ये सब कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, टाइम पीरियड 24 घंटा, 4 पाई कांस्टेंट, अर्थ का रेडियस कांस्टेंट, सारा सॉल्व कर लेंगे। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि हाइट इज 36,000 किलोमीटर, और अगर अर्थ का रेडियस अप्रोक्सीमेटली हम 6,000 किलोमीटर लें तो दिस इज अराउंड 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। सो द location of a geostationary satellite is 6 times radius of Earth, means 36,000 kilometer, 36,000 kilometer above the surface of Earth. Or if someone asks what is the orbital radius of GSS, then orbital radius will be 7 RA, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमने देखा एस्केप स्पीड और सैटेलाइट। यहाँ से आप मान के चलिए बेटा इस वाले सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन मिलने का बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो इस सेक्शंस को फिर से देख लीजिएगा एक बार आप, और इसका बूस्टर यानी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा देंगे, ठीक है।